फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और इससे तुरंत निकलने जा रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम की ओर। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो बता रही थी, क्या कहा था, क्या संदेश था कि जो प्राकृत संख्याएं हैं उनमें से प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, ठीक है, वो सारी प्राकृत संख्याएं जो कंपोजिट हैं उनको हमेशा अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और वो यूनिक होगा। ठीक है, हमने ये दिखाया था कि 2 × 3 × 5 अगर ऐसे कहें तो कोई संख्या आएगी और वो प्राकृत संख्या भाज्य संख्याओं में से कहलाएगी। क्यों? 3 से भी भाग चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा। ठीक है, हो सकता है 4 से भी चला जाए। 2 × 3 6, 5 30 × 2 60, ये यूनिक नंबर देता है। अब 2 की पावर 2 और 3 × 5, ये 60 के अलावा क्या कुछ और भी दे सकता है? नहीं देगा, इसलिए ये यूनिक है, यूनिक माना जाएगा, अद्वितीय माना जाएगा। ठीक है, अद्वितीय, दूसरा वो स्थान नहीं ले सकता, अद्वितीय है। ठीक है, तो प्रश्न उठा कि जो प्राकृत संख्याएं हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था और सवालों की ओर चल रहे हैं अभी एचसीएफ और एलसीएम पहली एक्सरसाइज की तरफ, इसका प्रयोग करते हुए। ठीक है, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, और वो ऑर्डर जो कंसीडर किया जाए अगर उसको छोड़ दे तो यूनिक होता है। यूनिक इस सेंस में होगा कि अगर हमने ये लिखा तो उसका गुणनफल 60 ही आएगा और ये स्थान अब 60 के अलावा कोई दूसरा नहीं ले सकता, इसलिए अद्वितीय कहलाता है, इसलिए अद्वितीय कहलाता है। तो अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, क्या कहती है थ्योरम? थ्योरम ये कहती है कि प्राकृत संख्याओं में प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और वो अद्वितीय होता है, ये थ्योरम कह रही है। एक बार और सुन लीजिए। ठीक है, क्या कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है, ये संदेश मिलता है कि प्राकृत संख्याओं में जो भाज्य संख्याएं हैं, जो कंपोजिट नंबर हैं, ठीक, उन्हें हमेशा अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और वो हमेशा अद्वितीय होता है। ठीक है, ये अब इसका इस्तेमाल हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालने में करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल उठाते हैं आज का, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहां पर हम ये याद दिलाना चाहेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल्स थे। 2 से किन में भाग चला जाएगा, 3 से किन में भाग चला जाएगा, 4 से किन में, 5 से किन में, ठीक है, 8 से किन में। अगर ये डिविजिबिलिटी रूल्स, अब हम कहें क्या कि 108 है, इसमें 9 से भाग जाएगा कि नहीं, तो अगर तेज रिफ्लेक्सेस में 12 × 9 ध्यान आ गया तब तो कह देंगे, और मान लो अगर 12 × 9 नहीं ध्यान आता है, ठीक है, तो ये क्या 9 से विभाजित हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा, डिविजिबल है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता चल जाए, कहने लगे जोड़ा अगर हमने डिजिट्स को, तो 8 और 1 9 निकल गए, माने 9 से भाग चला जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल्स भी हमें काम देंगे थोड़ा तत्परता से कार्य करने के लिए, थोड़ा शीघ्र हो जाए इसके लिए अगर डिविजिबिलिटी रूल्स ध्यान रहेंगे, क्योंकि कई संख्याएं ऐसी दे दी जाएंगी एकदम से समझ में नहीं आएगा। इसमें 2 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसमें 3 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो भाग किससे जाए?
हम पता लगा 4 ट्राई करने लग जाते हैं अचानक, हम 6 ट्राई करने लग जाते हैं अचानक। हम क्यों ट्राई करने लग जाते हैं? ये कि जब 2 से नहीं हुआ है और 3 से नहीं हुआ है तो 6 से कैसे हो जाएगा? इसका मतलब है कि जब हम लोग सवाल करेंगे तो डिविजिबिलिटी रूल्स जो थे 2 के, 3 के, ठीक है, 6 का, ठीक है, 4 का, 5 का, ऐसे ये अगर याद रहेंगे तो हम लोग आसानी से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकेंगे, जो किताब का पहला सवाल है। तो किताब के पहले सवाल पर हम दृष्टि डालते हुए ये याद दिला रहे हैं कि डिविजिबिलिटी रूल्स अगर भूल गए होंगे तो चिंता मत करिएगा, मैं याद दिलाता जाऊंगा। और फिर जब बार बार मैं वही कहूं तो फिर धीरे से याद भी हो जाएगा कि भाई 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है। ये दी गई संख्या 4 से कोई विभाजित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो पता चला, हमने रूल लगाया 4 की डिविजिबिलिटी का, पता चल गया अरे भाई ये तो भाग चला जाएगा, ठीक है, 4 से। ठीक है, चलिए 1.1, ठीक। तो अभी केवल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का संदेश दिया है और स्टेटमेंट लिखा नहीं, बार बार सुनाया है, जब जरूरत है तब लिखेंगे भी। अच्छा, चलिए पहली संख्या ले रहे हैं 156। इसका अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करना है, ठीक है, ओके। देखो 6 है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि यूनिट डिजिट इकाई पर आने वाला अंक यदि 2 से भाग चला जाएगा, 0, 2, 4, 6, 8, अब 10 आता है तो फिर से शून्य आ जाएगा। तो अगर इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6 और 8 मिल जाते हैं तो तुरंत हम कह रहे हैं कि 2 से भाग चला जाएगा। अब प्रश्न उठता है, क्या आप ऐसे करना शुरू करें? तो देखिए, 2 से भाग दिया, 7 14, 1 8 16, अब फिर से भाई 2 से चला जाएगा, ठीक है, 2 गुणा 3 6, 1 बचा, 18 आ गया। अब पता चला 39, 9 और 3 दिख रहे हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल वर्क करेगा, 9 + 3 12, ठीक है। सो 3 डिवाइड्स 39, दैट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। ये आया, 13 हो गया। अब 13 प्राइम मिल गया, अब 13 में तो नहीं सोचेंगे, फाइनली प्राइम मिल गया, ठीक है। अब देखिए, क्या इसको लिखना जरूरी था? 2 से तो जाएगा ही जाएगा, जब 2 से जाएगा तो बचेंगे कितने? अब ये याद आ जाना चाहिए, 78 बचे। 78 में फिर 2 से चला जाएगा भाग, ये हुआ। और जब 78 में 2 से चला जाएगा तो 39 बचेंगे, और 39 ने सीधे 3 से ही भाग जाएगा, और जब 39 में 3 से भाग जाएगा तो 13 सीधे आएगा। ये डायरेक्ट लिखना है। अगर अभी न लिख सके कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन ऐसा घटित होता है, इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे लिखने से ये क्लिक कर जाता है जल्दी कि ये भाग देना है अब फिर से 2 से। क्यों? जब 2 से भाग दे दिया तो अब चूंकि 10वीं में आ गए हैं, जब इसको 2 से भाग दे रहे हैं तो 78 बच रहा है, ठीक है, 78 आया 2 से भाग देने पर। 78 में फिर 2 से भाग जा रहा है, 39 आएगा, 39 में कुछ हो ही नहीं सकता, 3 गुणा 13 होता है। तो इसको लिखने की जरूरत देखिए कितनी है, ठीक है। अच्छा, अब आपको आजादी ये दे रहे हैं कि अगला जो मैं बोल रहा हूं उसे आप अपने मन से जैसे लिखते आए हैं बचपन से वैसे ही लिखिए, लेकिन इसका परिचय दे दिया कि नहीं सीधे लिख सकते हैं, ठीक है। अब 3 8 2 5, अब जरा इसका गुणनखंड निकालिए। सभी विद्यालय के विद्यार्थी प्रयासरत हो, ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए, 3825, 5 अंत में आया है, इसलिए पहले 5 से, ठीक है, यूनिट डिजिट 0 और 5, 5 का डिविजिबिलिटी रूल 0 और 5, ठीक है। इकाई के अंक 0 और 5 हुआ करते हैं। 5 थोड़ा 7 35, 3 6 30, 2 5, फिर 5 से 5 1 5 2 25 1 3, ठीक है। अब फिर से 3 से जा रहा है, 3 5 15 और 1, ठीक है, 51 आया।
51 पर ध्यान देना चाहिए था, 3, और ये 17 आया है, ये था। तो किसी ने जल्दबाजी में उत्तर ले लिया था, 5 × 5 × 3 × 3, ठीक है, और गुणा 17। तो लिखा कैसे जाएगा, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम में एक रूल निकाल लेंगे। उस नियम को निकालने के लिए आदत अभी से ये बनानी है, 3 स्क्वायर आया है, 5 स्क्वायर आया है, इंटू 17 आया है, ऐसे लिखना है, ठीक है। और 5 से पहले डिवाइड कर लेना चाहिए था, तो ज्यादा बेहतर आता, सही जगह पर पहुंचते। अब देख सकते हैं 25 × 9 225, और फिर से चेक कर लीजिए, 225 × 17 आ रहा है, 17 × 5 85 की 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, और 34 और 8 42 हो जाएंगे, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 17 × 2 34, 34 और 4 38। फिर से चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इन सब चीजों पर लगातार ध्यान देना है, ठीक है। तो कुछ और गुणनखंड करिएगा, और फिर हम लोग दूसरे सवाल की ओर आएंगे, 26 और 91, ठीक है। तो जब गुणनखंड करेंगे तो फिर यहां से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दूसरे सवाल का पहला भाग, ठीक है। तो 26 और 91 का कोई एचसीएफ निकालेगा, बोलो। 26 और 91 का एचसीएफ, 26 लिया आपने, 2 × 13 आया, और 91 लिया आपने, ठीक है। तो 13 × 7 7 और 1, तो पता चला क्या हुआ, 13 ही कॉमन फैक्टर निकल रहा है, अगला कोई नहीं, ठीक है। तो अभी इसका नियम भी बनाएंगे कि कैसे आएगा एचसीएफ, और अच्छा फॉर्मूला क्या बनेगा। अभी हम देख पाए कि एक ही फैक्टर कॉमन है, 13, ठीक, क्लियर। तो एचसीएफ यहाँ पर 13 जा रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान देनी है। चलिए फिर मिलते हैं, अगली कक्षा आई आपकी, उसे करिए, फिर बात करते हैं।